हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सी टेट 2024 की तैयारी के लिए सीडीपी का पार्ट हम लेकर आए हैं, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की तैयारी आज के सेशन में हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि निम्न में से शारीरिक विकास में क्या शामिल नहीं है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनमें बहुत ध्यान देना जरूरी होता है कि जो ये नहीं है, कई बार हम क्वेश्चन को देख नहीं पाते अच्छी तरीके से, नहीं है को नहीं देखते और सीधा आंसर दे देते हैं पॉजिटिव समझते हुए उसको, यहीं पर हमारी गलती शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, नहीं है यानी नेगेटिव वो पहले ही कह रहे हैं, यानी नहीं है, अब उसको हमें ढूंढना है। पहला है शारीरिक आकार एवं अनुपात में बदलाव। तो देखिए आप एक एक को बारी बारी समझते चलिए। जब यहाँ पर बात शारीरिक विकास की हो रही है तो आकार और अनुपात में तो बदलाव होगा ही, तो इसका मतलब शामिल नहीं है की बात है, तो ये तो शामिल है, तो इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं है हमारा। एक है कि शारीरिक प्रणाली का कार्य, सीधी सी बात है, इसका भी विकास होगा। फिर है प्रतिबोधक व गतिक कौशल, इसका भी विकास होता है। गतिक होता है जो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कौशल का विकास होता रहता है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन आएगा वो है संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। तो ये हमारा उत्तर ये होगा, क्योंकि बाकी के जो तीनों उत्तर हैं वो फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, जबकि जो फोर्थ क्वेश्चन आंसर है, ऑप्शन है हमारा, फोर्थ ऑप्शन हमारा फिजिकल डेवलपमेंट से ना होकर कॉग्निटिव है। तो इसलिए यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है ये हमारा उत्तर होगा, यानी कि हमारा सही उत्तर है संवेगात्मक संप्रेषण यानी फोर्थ। तो हमें इस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए सी टेट के लिए कि जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसके 4 ऑप्शंस हैं, तो चारों में एक एक को उस क्वेश्चन से जोड़ते हुए देखिए, क्या यह इससे जुड़ा हुआ है, क्या इससे जुड़ा हुआ है। जो ना जुड़े उसको अलग करिए और जो जुड़ा हुआ लगे उसको आप सिलेक्ट करिए। तो एक तरीका ये भी होता है जहां पर आप कंफ्यूज हो जाएं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 2, बच्चों के विकास का क्रम क्या है, तो एक एक करके देखेंगे। जन्म के समय निश्चित हो जाता है। दूसरा है पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है। एक समान और सभी संस्कृति के विकास की गति समान रहती है और पूरी तरह अप्रत्याशित है क्योंकि यह अव्यवस्थित है। अब इनको आपने चारों को पढ़ा, आप देखिए इसमें जो क्रम है वो कैसा है। विकास का क्रम जन्म के समय निश्चित हो जाता है, ये सही है। पर्यावरण का उस पर प्रभाव होता है, ये भी सही है। और एक समान ही विकास होता है बच्चे का, चाहे वो किसी भी संस्कृति में उसका विकास हो रहा हो, चाहे आप ये संस्कृति का विकास ले लीजिए, भारतीय संस्कृति में हो रहा है चाहे वेस्टर्न में हो रहा है, बच्चे का जो विकास होगा वो एक गति समान रहता है। उस पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, वो पॉइंट जो दूसरे पर आ गया। अब जो फोर्थ पॉइंट है ना वो बिल्कुल अलग है इनसे, वो कह रहा कि पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह अव्यवस्थित है। अव्यवस्थित तो होता ही नहीं है। जो विकास का क्रम है, जब पहले ही इसमें ही ये चीज आ रही है विकास का क्रम, और क्रम क्या होता है जो व्यवस्थित होता है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलता है। और यहाँ इस बात ने बिल्कुल खंडन कर दिया, अव्यवस्थित है। तो यहाँ पर अगर हमें नहीं भी पता है, डीप नॉलेज नहीं है हमें, तो इस प्रकार से भी हम सोचकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हुआ फोर्थ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसलिए मैंने जल्दी से शुरू किया है क्योंकि 30 क्वेश्चन तो हम कम से कम अटेम्प्ट पर डे करेंगे ही करेंगे सी टेट में। बस ध्यान से बिना स्किप करे देखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ विजिट कर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और एक लाइक। अगला प्रश्न है हमारा, समाजीकरण की प्रमुख संस्था कौन सी है। तो समाजीकरण की क्या है, जिस समाज में हम रहते हैं। तो अब इसमें देखिए कौन सी है, पुस्तकालय नहीं हो सकता, स्कूल है लेकिन वो पूछ रहे हैं प्रमुख, तो हमें बिल्कुल नीचे के स्तर से लेके चलना होगा। तीसरा है परिवार और चौथा है सरकार। तो इसमें पुस्तकालय और सरकार तो बिल्कुल नहीं है। अब कंपटीशन हो गया स्कूल और परिवार में, क्योंकि स्कूल भी एक हमारी प्रमुख संस्था है, समाज वाली ही है, लेकिन हमें प्रमुख देखनी है। यहाँ पर मैंने पहले कहा कि क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखें। इन्होंने प्रमुख कहा है और प्रमुख होती है परिवार, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत बच्चे की परिवार से होती है, समाजीकरण वो वहीं से सीखता है सबसे पहले। तो तीसरे का उत्तर है परिवार। अब क्वेश्चन नंबर 4,
किस चरण में बच्चे निम्नात्मक तर्क कर पाते हैं, वह सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं। यानी बच्चे की वो कौन सी स्टेज है जिस पर वो निम्नात्मक तर्क करने लगता है और सामाजिक मुद्दों पर भी मतलब सरोकार करने लगता है उन बातों को। तो संवेदिक जो चालक अवस्था है या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो एक तो मूर्त तो बच्चे का वो होता है, देखो संवेदी चालक में तो सिर्फ जहां पर वो बच्चा संवेदना करना सीख रहा है। पूर्व संक्रियात्मक सीधा वो हो गया जो कॉग्निटिव से पहली स्टेज हो गई। अब मूर्त संक्रियात्मक वो हो गया जहां पर कोई चीज ठोस थी और उसको संवेदनाओं के द्वारा उसने सीखा। ठीक है, तो यहां पर भी नहीं हो सकता। अब हो गया अमूर्त, यानी कि मूर्त से ठोस को ग्रहण करने के बाद जो चीज हमारी कॉग्निटिव होनी शुरू हो जाती है वो होती है अमूर्त। तो जो अमूर्त स्टेज पर जाता है तब वह सामाजिक मुद्दों से सरोकार और निम्नात्मक तर्क करने लगता है। तो इस प्रकार हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर है फोर्थ, यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है। तो इसमें जीन पियाजे का आ गया। आपने जीन पियाजे को पढ़ा होगा डीपली तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। अगर नहीं भी पढ़ा है तो हम इनका जितने भी हमारे जैसे जीन पियाजे है, कोलबर्ग है और व्योगोत्स्की है, इन सभी को हम डिटेल में एक साथ कवर कर लेंगे। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है कि उन्होंने, ऑप्शन नंबर 1, उन्होंने बच्चों को सक्रियकर्ताओं के रूप में नहीं देखा। दूसरा, उन्होंने अधिगम में भाषा की बहुत महत्वपूर्णता प्रस्तावित की है। तीसरा, उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। चौथा, उन्होंने इनाम व सजा के प्रयोग को बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी है। तो ये यहाँ पर जीन पियाजे के संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात इन्होंने की है, उसकी एक प्रमुख आलोचना हमें बतानी है। तो उसमें आलोचना उनकी थी, सबसे ज़्यादा जो पढ़ेगा उसमें इसका सटीक आंसर देख पाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है, उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में बिल्कुल नहीं रखा था। तो 5वें का आंसर है तीसरा, यानी उन्होंने समाज संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 6। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता? यानी कि पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में नहीं आ गया है फिर से। तो एक गतिविधि ये भी नहीं है, अन्वेषण ये भी नहीं है, भाषा और जैविक परिपक्वता, तो जैविक परिपक्वता भी नहीं है। तो इन्होंने भाषा को किया है, तो इसका आंसर है तीसरा, भाषा। यानी पियाजे के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता, ये पियाजे के अनुसार है। अगला है 7वां क्वेश्चन। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं, क्या मानते हैं कि एक, किसी क्रिया के भौतिक परिणाम ही उसकी अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं। पहले 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए। नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए। तीसरा, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना और उनका पालन करना आवश्यक है। और चौथा है, नैतिक निर्णय स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 का हमने चारों डीपली पढ़ लिए। अब इसमें जो कोलबर्ग का हमने अच्छे से पढ़ा होगा, उनका पारंपरिक नैतिकता का जो 5वां चरण था, जो सामाजिक अनुबंध का था, वो था उनका नैतिक निर्णय स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। यानी वो इस चीज का फेवर करते थे कि जो भी नैतिक सिद्धांत हैं वो उनके जो निर्णय हैं वो स्वयं लिए जाने चाहिए। यानी कि इसका आंसर हुआ 4th, नैतिक निर्णय स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं
यह विचार कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए, किसने प्रस्तावित किया है? तो ये भी सीधा सा हमारे याद करने वाली थ्योरीज को, तो इसमें ये किया था लेव वोगत्स्की ने, यानी कि 8वें का आंसर है 4th। हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं किया, लॉरेंस कोलबर्ग ने नहीं किया और जीन पियाजे ने नहीं किया। सांस्कृतिक संदर्भ में उनकी सहायता और मार्गदर्शन का जो प्रस्ताव था वो लेव वोगत्स्की ने किया था। अब चलते हैं हम अपने 9वें क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण हैं? तो इसमें हम 1 by 1 ऑप्शन पढ़ते हैं। अनुकूलन, विलंबित अनुसरण, रटकर स्मरण या पाड़। तो इनमें से हम जिन को पढ़ चुके हैं, अनुकूलन में ये नहीं आता, विलंबित अनुसरण में भी नहीं आता और रटकर स्मरण करने में भी नहीं आता, जिसमें हम इशारे देते हैं और सोच विचार की प्रक्रिया को मॉडल करना किसका उदाहरण? ये पाड़ का है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10, एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे, ऑप्शन नंबर 1 पर ध्यान दें, बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएं। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है। ऑप्शन नंबर 3, पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। और ऑप्शन 4, सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं। हमें क्वेश्चन को पहले समझना है एंड देन एक एक ऑप्शन को बहुत ध्यान से और क्वेश्चन के साथ रिलेट करते हुए हमें अपने ऑप्शंस का चुनाव करना होता है। अब इसमें देखिए, इन्होंने जो क्वेश्चन पुट अप किया है वो है एक प्रगतिशील कक्षा। अगर आप भली भांति प्रगतिशील कक्षा को जानते हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा क्या है, तो आपको इन 4 ऑप्शन में से कोई हो ही नहीं सकता कि आप इसका चुनाव ना कर पाएं। तो इसका आंसर है सबसे पहले वाला, यानी बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएं। यही प्रगतिशील कक्षा की पहचान होती है। हमें अर्थपूर्ण उन्हें जो भी कुछ सिखाना है वो अर्थ उनमें ग्रहण होना चाहिए बच्चे को, चाहे वो जो भी एक्टिविटीज कर रहा है और उसमें अपनी क्षमता के अनुसार वह कर रहा है। तो इसमें प्रगतिशील कक्षा में जो पहला ऑप्शन है वह इसका सही उत्तर है, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर 2 है उसमें है शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है। तो ये आप भी जान रहे होंगे, जब पेडागोजी को और चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ रहे होंगे तो ये तो आपने भी सीख लिया होगा कि केवल शिक्षक केंद्र नहीं होता है, ट्राइएंगल होता है सीखने का। वो ट्राइएंगल भी आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो धीरे धीरे मैं सारी चीजें आपको कवर करा दूंगी। और तीसरा पॉइंट है पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। तो आप खुद सोचिए पाठ्य पुस्तक कैसे स्रोत हो सकता है? बच्चा तो हर जगह से सीखता है, व्यवहार से भी सीखता है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही खारिज हो जाता है कि केवल पाठ्य पुस्तक से नहीं सीखा जा सकता। चौथा ऑप्शन है सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं होती हैं। तो आप भी जानते हैं एग्जाम कैसे हो सकता है सीखने सिखाने का। तो इसमें सबसे सटीक आंसर पहले वाला है। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। ब्लैंक वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय, ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। ये हमने पढ़ लिया। अब ऑप्शन 1 तर्क गणितीय बुद्धि, ऑप्शन 2 शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, ऑप्शन 3 अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और ऑप्शन 4 संगीतमय बुद्धि। अब आप स्वयं अंदाजा लगाइए, बहुत से क्वेश्चंस के आंसर अपने क्वेश्चन में ही छिपे हुए होते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है स्वर, लय और ताल। अब आप ये सोचिए कहाँ पाया जाता है? संगीत में तो पाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा संगीत है तो संगीत में मिलता है, संगीतमय बुद्धि। क्योंकि जो बुद्धि तर्क करती है ना उसको संगीत में आनंद नहीं आएगा, और जो शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि होती है उसको भी नहीं, और अंतर्वैयक्तिक जो है उसको भी नहीं। तो जो संगीत में बुद्धि है, तो देखिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर इसी में छिपा हुआ है। तो इसका उत्तर है 4th संगीत में बुद्धि। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है दूसरे तरीके से। अब देखो अगर आप उसे समझ गए तो यहाँ पर आप इसका जवाब दे पाएंगे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा, ऑप्शन 1 संज्ञानात्मक विकास की कोई भूमिका नहीं है, दूसरा संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है, तीसरा संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है,
और चौथा संज्ञानात्मक विकास के पीछे रहती है। अब इसमें उन्होंने भाषा को बहुत इंपॉर्टेंट माना था, जबकि प्याजे ने नहीं माना था। ये चीज़ थी, दोनों आ चुके थे, जीन प्याजे का आ चुका था और वाइगोत्स्की का आ चुका था। तो इन्होंने माना था इसे इम्पोर्टेंट, लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट माना था कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। तो इसका सही उत्तर है संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है क्या? भाषा। किसके अनुसार? ले वाइगोत्स्की के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। बिल्कुल सही है, ये माध्यमिक स्कूलों के टीचर्स के लिए है। और कारण दूसरा है आर कि मीडिया एक महत्वपूर्ण समाजीकरण एजेंसी है, ये भी सही है। दोनों ऑप्शन सही हैं। अब देखते हैं इन्होंने ऑप्शंस में क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया है इन्होंने कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी ये कह रहे हैं कि आर सही व्याख्या कर रहा है ए की, लेकिन हमें नहीं लगता। आगे पढ़ लेते हैं एक बार कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता ए की, ये कह रहा है यहाँ पर, यानी ये हमारे अनुसार हुआ। और तीसरा है ए सही है किंतु आर गलत है। फोर्थ है ए गलत है किंतु आर सही है। गलत तो इनमें से कोई सा है नहीं, लेकिन हमें देखना है कि व्याख्या कौन सा ज़्यादा सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमें तो सही, क्योंकि कर ही नहीं रहा, ये यहाँ पर एक जेंडर की बात हो रही है, जेंडर रूढ़िवादिता की, और यहाँ पर समाजीकरण की बात हो रही है, तो व्याख्या तो कर ही नहीं रहा। तो इसमें हमें ऑप्शन मिल गया 2, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। तो इसलिए सही जवाब हुआ 13 का ऑप्शन नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 14, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर फिर नहीं वाला क्वेश्चन आया, ध्यान दीजिएगा, नहीं वाले बड़े डिस्टर्ब करते हैं। बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो बच्चों का आकलन होता है ना, असेसमेंट होता है, उसके बारे में बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो बारी बारी से देखेंगे। ऑप्शन ए, आकलन से बच्चों की तैयारी को परखने में मदद मिलनी चाहिए। ऑप्शन 2, आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए। ऑप्शन 3, मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। और ऑप्शन 4, मूल्यांकन में सहकर्मी व स्व मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तो इसमें के बारे में सही नहीं है, इसमें जो सही नहीं है वो ढूंढना है हमें। तो इसमें जो सही नहीं है वो ये है कि आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, आकलन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे चिंता या भय बने, इसलिए 14 का उत्तर है 2। अब क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। आकलन सीखने से कैसे जुड़ा हुआ है। जो आकलन असेसमेंट हम करते हैं वो लर्निंग से कैसे जुड़ा हुआ है, यानी कि असेसमेंट और लर्निंग दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, ये इस क्वेश्चन का अर्थ है। तो हम ऑप्शन 1 देखते हैं, आकलन और सीखने के बीच में कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन 2, आकलन सीखने के अंत में होना चाहिए। ऑप्शन 3, आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 4, सीखने की मूल्यांकन के आधार पर निर्देशित किया जाना चाहिए। ये हो गए हमारे पूरे ऑप्शन। अब इसमें से हमें सही को ढूंढना है। आकलन सीखने से जुड़ा हुआ है, जो कि ना ही तो ये कोई संबंध रखता, ये सही है, ना ही अंत में होना चाहिए, ना ये सही है, और सीखने की मूल्यांकन के आधार पर निर्देशित किया जाना चाहिए, ये भी नहीं है। तो एक हमारा ऑप्शन बचा 3, यानी आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, वो अभिन्न अंग है उसका। तो आकलन सीखने से कैसे जुड़ा हुआ है, सीखने का एक अभिन्न अंग है, यानी 15वें का आंसर हुआ तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर 16, विद्यालयों में समावेशी शिक्षा, ये समावेशी शिक्षा जो है। ऑप्शन नंबर 1, किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए, ये होना चाहिए। ऑप्शन 2, कि जो समावेशी शिक्षा को विशिष्ट अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों के समूह की पहचान करनी चाहिए और इसका वर्गीकरण करना चाहिए और उनकी उचित रूप से लेबल करना चाहिए।
को केवल उन्हीं बच्चों को, ऑप्शन 3 है, को उन्हीं बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए जो सामान्य नहीं है। ऑप्शन 4, समावेशी शिक्षा को बच्चों की एकेडमिक योग्यताओं के आधार पर उनका पृथक्करण करना चाहिए। अब आप स्वयं देखिए समावेशी शिक्षा क्या है। सबसे पहले आपको समावेशी शिक्षा पता होना चाहिए। यहाँ पर जहाँ हम बिना किसी भेदभाव की शिक्षा का कार्य संपन्न करते हैं वही होती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बिना भेदभाव की बात कह रहा है, वो है ऑप्शन 1, यानी ऑप्शन ए जो है ये वाला, ये है इसका सही आंसर। समावेशी शिक्षा को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी या बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। रचनात्मक रूप में ध्यान रखना कि कौन सा रूप उन्होंने पूछा है। रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर। ऑप्शन नंबर 2, उन्हें उत्तर रटने के लिए कहकर। ऑप्शन 3, प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रश्न पूछकर। प्रश्न 4, उन्हें किसी समस्या के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहकर। अब आप स्वयं देखिए कि जो रचनात्मक सोच का हम प्रोत्साहन कर रहे हैं तो वो रटने पर तो हो ही नहीं सकता। रटने की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। जो हमारा एजुकेशन में हम जो ये पूरा पेडागोजी पढ़ते हैं उसमें रटन विद्या पर बल नहीं दिया जाता। ये आपने पेडागोजी को पढ़ने के बाद अच्छे से समझ गए होंगे। प्रत्यास्मरण भी वही है, तो ये ऑप्शन भी हमारा चला गया। तीसरा जो चौथा ऑप्शन बचता है कि उन्हें किसी समस्या के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहकर। अब समस्या के सिर्फ एक पहलू पर हम कहेंगे तो समस्या के तो और भी पहलू हैं, फिर बच्चा वहां से रह जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन 4 भी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन 1 बचा जो कि सटीक आंसर है। उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीके के बारे में सोचने के लिए कहकर। समस्या दे दी बच्चे को, अब जो जो तरीके हो सकते हैं उन्हें सोचने के लिए दे दिया जाए। तो इसका सही आंसर है 17वें का ऑप्शन 1। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 18। कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए। कक्षा में विविधता को ध्यान देना, जो विविधता है उसको पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए। पृथक्करण पर, नामीकरण पर, नकारात्मक भेदभाव पर या समता पर। मुझे उम्मीद है कि ये तो आपने भी हल कर लिया होगा, क्योंकि जब हम विविधता को पोषित कर रहे हैं तो पृथक्करण तो होता है अलग करना, तो ये तो बिल्कुल हम कर ही नहीं सकते अपने टीचिंग में। नामीकरण पर हम किसी भी चीज़ को या किसी भी बच्चे को उदाहरण कर लेकर सिर्फ उसी को नामीकरण कर दें, ये भी उचित नहीं है। और नकारात्मक भेदभाव, जहाँ नेगेटिव बिहेवियर आपका हो रहा है, वो तो बिल्कुल भी एजुकेशन में नहीं है। तो इसका उत्तर बचा, आंसर जो है वो समता यानी इक्वलिटी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को समता पर ध्यान देना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। यह शिक्षण की ब्लैंक विधि का प्रयोग कर रहा है। तो वो जो पहले से है उसमें सुधार लाके उसे प्रदर्शन कर रहा है, तो कौन सा होगा। अब देखते हैं हम अवलोकन, संशोधन, प्रतिरूपण और अनुकरण। पहले तो हमें ये ही पता होना चाहिए कि जो शिक्षण की विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो संशोधन की विधि जो हैं उन्हीं का तो हम चुनाव करेंगे। तो इनमें अब यहाँ पर इन्होंने एक संशोधन शब्द भी इस्तेमाल किया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर इस संशोधन हो जाएगा, क्योंकि वो एक विधि नहीं है, हमारे टीचिंग में नहीं आता। वो दूसरे प्रकार में आ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रतिरूपण भी नहीं है, संशोधन भी नहीं है और अनुकरण भी नहीं है, क्योंकि अनुकरण बच्चे करते हैं इसलिए। और यहाँ पर बात हो रही है शिक्षक की, तो यहाँ पर जब शिक्षक की हो रही है थोड़ा सा हमें वैसा सोचने की, टेक्निकल सोचने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर कई बार अनुकरण भी विधि होती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अनुकरण विधि के द्वारा समझाया जाता है। तो यहाँ पर हमें भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर अगर अनुकरण की बात आएगी तो मोस्टली हम बच्चों को सिखाते हैं अनुकरण विधि से, लेकिन यहाँ बात टीचर की हो रही है कि टीचर किस अपने शिक्षण में विधि का प्रयोग कर रहा है। तो टीचर जिस विधि का प्रयोग करता है मोस्टली
अवलोकन का करता है। तो 19वें का आंसर होगा अवलोकन। हमें यहाँ इस वाले क्वेश्चन में एज ए टीचर देखना है, तो अवलोकन आएगा 19 का आंसर। अब 20 को देख लेते हैं। अभिकथन है, एक गुणज वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्त कौशल युक्त वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। तर्क आर क्या है? स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थी गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। अब हमें देखना कि कौन सा तो सही है, दोनों सही हैं, तो कौन से की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, ऑप्शन ए। आर सही व्याख्या करता है ए की, तो ये कह रहे हैं कि आर जो है ये इसकी व्याख्या करता है। बिल्कुल नहीं करता। यहाँ पर गुणज वैकल्य की बात हो रही है और यहाँ पर स्वलीनता की हो रही है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन खारिज हो जाता है। ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सही है, परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता ए की, ये हमारे अकॉर्डिंग सही है। लेकिन अभी रुकिएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन और बच रहे हैं। जब तक हम सबको ना देख लें तब एक साथ जल्दबाजी नहीं करनी है। भले ही हमें लग गया कि हमारा आंसर 2 है, उसके बाद तीसरा है ए सही है किंतु आर गलत है। ऐसा तो नहीं है, सही तो आर भी है। फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। दोनों बिल्कुल गलत नहीं है, ए भी सही है और आर भी सही है। तो हमारा आंसर हुआ 2। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ये सही व्याख्या नहीं करता गुणज वाले की, तो हमारा उत्तर हुआ 2। इस प्रकार से हमें अभिकथन को सॉल्व करना चाहिए। अगला प्रश्न है 21, समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। जो समस्या समाधान है उसकी प्रक्रिया में सादृश्य सोच, अनुभव पर आधारित, साधन अंतः विश्लेषण और कार्यात्मक स्थिरता। अब समस्या समाधान है, सीधी सी बात है, जो हम किसी चीज का समाधान कर रहे हैं उसमें कौन सी प्रक्रिया से बाधा उत्पन्न होगी? सादृश्य सोच से नहीं हो सकती। जब आपकी सोच ही सादृश्य है तो बाधा तो उत्पन्न हो ही नहीं सकती। अनुभव, ये तो शुरू से ही कहा जा रहा है कि अनुभव कभी भी बाधा हो ही नहीं सकता। अनुभव से तो बल्कि सीखा जाता। हमारी जो NEP आई है वो भी अनुभव पर आधारित बेस है, NEP 2020। अब तीसरा ऑप्शन साधन अंतः विश्लेषण, ये भी नहीं हो सकता, जिसमें साधन भी है और अंतः विश्लेषण भी है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा ऑप्शन हमारा फोर्थ, कार्यात्मक स्थिरता, जिसका मतलब होता है कि जो कार्यात्मक है वो स्थिर हो गया। जब हमने अपने कार्य को स्थिर कर दिया तो बाधा उत्पन्न तो होगी। तो इस प्रकार 21 का उत्तर हुआ फोर्थ, कार्यात्मक स्थिरता। स्थिरता यानी रुक जाना, स्थिर हो जाना। तो अगर कार्य स्थिर हो गया तो समस्या का समाधान कैसे होगा? तो 21 का आंसर हुआ फोर्थ। अब फिर अभिकथन आया है 22 में, जो शिक्षक यह जानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है, यहाँ पर देखिए, जो शिक्षक यह जानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, वे छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करते हैं। तर्क आर क्या कहता है? अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। अब इस 22 में हमें देखने ए और आर दोनों ऑप्शन में से क्या क्या बोला। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन 2 ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। ए और आर, ए सही है किंतु आर गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों सही हैं। फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है, ये भी नहीं है क्योंकि दोनों सही हैं। अब हमें बचा कि व्याख्या कौन सही कर रहा है। अब हमें देखना है कि क्या ये वास्तव में इसकी व्याख्या कर पा रहा है। यहाँ पर जो शिक्षक अपनी क्षमता निश्चित नहीं करते, प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, वे छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करते हैं। तो जो वो प्रेरित कर रहे हैं, सुधार की भी संभावना है, और यहाँ पर जो अभिप्रेरणा आया हुआ है और विश्वास से जुड़ा है और क्षमता की भी बात है। यानी कि जो बातें कथन ए कह रहा है वही चीजें कथन आर भी कह रहा है। यानी प्रेरणा, अभिप्रेरणा, क्षमता, विश्वास, वही दोनों चीजें हैं। तो इसका उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। इसमें जो कथन ये वाला सही आंसर है, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या कर रहा है क्योंकि ये आर जो है इससे जुड़ा हुआ है, तो ये सही है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता? यहाँ पर फिर दीजिए नहीं आ गया है, ऐसी मिस्टेक हमसे हो जाती है नहीं वाली, तो जो नहीं करता है। अब इसमें देखना है ऑप्शन नंबर 1, अपने साथियों के साथ बच्चों की बातचीत संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन 2, बच्चे अपने कार्य के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऑप्शन 3, शिक्षा शास्त्र में ऐसी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो प्रयोग को प्रोत्साहित करें। और चौथा है मूल्यांकन का शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए। ये है। अब इसमें हम देखते हैं बिल्कुल सही वाला अपना, कौन सा कथन सीखने के सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता? तो ये भी समर्थन करता है, ये भी समर्थन करता है। क्या बच्चे अपने माध्यम से ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं? तो इसका मतलब ये भी नहीं है। शिक्षा शास्त्र में ऐसी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो प्रयोग को प्रोत्साहित करती हो, बिल्कुल सही है ये वाली। यहाँ पूछा है इसे समर्थन नहीं करता हो, तो तीनों ऑप्शन तुम्हारे समर्थन वाले हैं। अब फोर्थ देखिए, मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। मूल्यांकन तो एक स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है, वो शिक्षण के समय में बीच बीच में होती रहती है, उसे हम करते रहते हैं। पढ़ाते वक्त भी अगर हमने बच्चों से बीच में क्वेश्चन पूछ लिया, या जैसे पूर्व ज्ञान आधारित पूछते हैं हम, बीच में भी हम पूछ लेते हैं, तो मूल्यांकन तो हो ही रहा है। क्या सिर्फ कॉपी पेन लेके कुछ टॉपिक्स को देकर लास्ट में कराना मूल्यांकन नहीं कहलाता? एक ये तो स्वतः प्रक्रिया है जो चलती रहती है। इसलिए इसका सही आंसर है 23 का फोर्थ ऑप्शन। अब चलते हैं 24वां, फिर अभिकथन आ गया है इसमें। अर्थपूर्ण अधिगम, इस पर ध्यान दीजिएगा। अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे ज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनर्रूपित करें जैसे उन्होंने उसे ग्रहित किया है। यानी जैसे उन्होंने लिया है वैसे ही वो उसे पुनर्रूपित करें, ये कह रहा है कथन ए। और आर क्या कह रहा है? अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने और उसका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है, आर ये कह रहा है। अब देखते हैं हम इसमें कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी ये इसकी व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है ये तो बिल्कुल इसके उलट और जा रहा है। अब देखते हैं ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की नहीं करता, इनमें से कोई सा भी नहीं कर रहा है। अब देखते हैं हम ऑप्शन 3, ए सही है किंतु आर गलत है, ऐसा तो नहीं है। अब इसमें ए और आर दोनों गलत हैं। अभिकथन ना ए सही है ना आर सही है, क्योंकि अब आप ध्यान दीजिएगा, अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थी से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि ऐसे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं हम कि जैसे उसने ज्ञान लिया वैसे उसे पुनरूपित करना है। हम ज्ञान कई बार ऐसे अनुभव से भी ले लेते हैं जो अनुभव हमारे लिए बहुत कठोर होता है, तो यहाँ पर यह तर्क सही नहीं है। अब तर्क आर देखिए, अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने और उसका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है। निष्क्रिय कैसे हो जाएगा? क्रियाशील है, तो यहाँ पर ये नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन है 4, ए और आर दोनों ही गलत हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। हम चारू की किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है और वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है, तो चारू कैसी लड़की है भाई? देखो, एक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बिल्कुल भी नहीं है, वो तो अभिप्रेरित तो है ही नहीं लड़की। अब दूसरा ऑप्शन है असफलता स्वीकार्य विद्यार्थी, वो भी नहीं है क्योंकि वो परीक्षा में तो पढ़ती है, इसलिए उसने असफलता को भी नहीं स्वीकारा है। अब ऑप्शन 3 है महारत उन्मुख विद्यार्थी, महारत भी नहीं, उसने तो कोई महारत नहीं दिखाया है उसमें। अब लास्ट ऑप्शन बच गया, 3 तो हम हमारे साथ के साथ चल रहे हैं कि वो नहीं है। अब फोर्थ है असफलता परिहार विद्यार्थी, तो ये इसका सही है। असफलता तो है क्योंकि वो बहुत अच्छे से अभिरुचि ही नहीं रख रही है, इसलिए परिहार अभ्यर्थी है वो, तो इसका आंसर है फोर्थ। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति, यहाँ पर है ये है
क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है? फिर से नहीं आ गया है, तो कौन सी नहीं है ये देखना है हमें। अर्थहीन अनुवाचन ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 अपने किसी साथी को समझना, ऑप्शन 3 स्वयं से प्रश्न करना और ऑप्शन 4 अवधारणा मानचित्र बनाना। तो इनमें से कार्यनीति अधिगम के लिए प्रभावी कार्यनीति नहीं है, तो ये भी है जब हम अपने किसी साथी को समझते हैं, अपने आप से प्रश्न पूछते हैं, ये भी बहुत प्रभावी है, और अवधारणा मानचित्र बनाते हैं, ये भी प्रभावी है। तो क्या नहीं है? अर्थहीन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में अर्थहीन लिखा हुआ है और हीन शब्द का अर्थ नेगेटिव लिया जाता है, यानी जो अर्थ ग्रहण नहीं कर रहा है वह अनुवाचन। तो इसका ऑप्शन हुआ सही आंसर ए, अर्थहीन अनुवाचन। अब यही तो चीज़ें होती हैं इसमें देखने की, एक तो क्वेश्चन में नहीं पूछा, ऊपर से अर्थहीन क्या, और हम अर्थहीन में सिर्फ अर्थ को देख लेते हैं, हीन पर हमने ध्यान ही नहीं किया, और घर आएंगे ना तब उसके बाद देखेंगे हमने तो ये कैसी मिस्टेक कर दी है, सिली मिस्टेक। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना, और ये चीज़ें जैसे हम आपको सिखा रहे हैं ना तो इससे बहुत जल्दी से शार्प होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए? किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए? ऑप्शन को देखते हैं बारी बारी से, बहुत समझते हुए। ऑप्शन 1 सहयोगात्मक और सहकारात्मक, ऑप्शन 2 प्रतिस्पर्धात्मक और व्यक्तिवादी, और बंधन एवं रटना, या फोर्थ भय और तनाव। तो इसमें अब आप देखेंगे 27 में सहयोगात्मक और सहकारात्मक। हमारा मेन उद्देश्य होता है हर जगह जो ये चीज़ें हमारी शिक्षा संबंधी आएंगी उसमें हमें सहयोगात्मक और सहकारात्मक होना बहुत जरूरी है। तो इसका 27 का उत्तर है सहयोगात्मक और सहकारात्मक। अब देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 28। नई शिक्षा नीति 2020 जैसे समकालीन नीतियाँ सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं? शिक्षक केंद्रित नहीं, अनुभवात्मक, व्यवहारवादी, या पाठ्यपुस्तक केंद्रित। इसका आंसर मैं अभी पढ़ाने में आपको दे चुकी हूँ। ना ही शिक्षक केंद्रित है, ना ही व्यवहारवादी है, ना ही पाठ्यपुस्तक केंद्रित है, ये है अनुभवात्मक, एक्सपीरियंस्ड बेस्ड। तो ध्यान रखिएगा 2020 को ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है क्योंकि हमारी NEP लागू हो रही है, इसलिए यह क्वेश्चन आ सकता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों को नई अवधारणा के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? कि जो बच्चे नई अवधारणा सीख रहे हैं उसको सिखाने के लिए परिचय हम करा रहे हैं तो उसका क्रम क्या होना चाहिए? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से ठोस, अनुप्रयोग से संप्रज्ञात्मक समझ, और फोर्थ है अपरिचित से परिचित। तो ये मुझे लगता है आप लोगों ने BEd किया है, DLEd किया है, BTC किया है, जो भी आपने किया है, हम शिक्षा शास्त्र तो पढ़ते ही हैं और उसमें हम ये शुरू से पढ़ते आए हैं। कभी पढ़ते हैं मूर्त से अमूर्त, कभी अमूर्त से मूर्त। तो इन्होंने जो ऑप्शन नंबर 2 लिखा हुआ है ना, अमूर्त से ठोस, ये इसका उत्तर था, जिसे हम अमूर्त से मूर्त भी कह सकते हैं। मूर्त का मतलब ठोस ही होता है। तो इसमें है उत्तर हमारा सेकंड, अमूर्त से ठोस की तरफ हमें नई अवधारणा अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो उसका क्रम होना चाहिए अमूर्त से ठोस की तरफ। ये इन्होंने इसका बताया है। अब आगे चलते हैं 30 पर। ये थोड़ा क्वेश्चन वैसा है क्योंकि जो मैंने पढ़ा था वो पढ़ा था मूर्त से अमूर्त की तरफ बच्चे को सिखाना चाहिए, क्योंकि पहले बच्चा ठोस वस्तु को देखता है। यहाँ पर बात अगर छोटे बच्चे की जाए तो वो तो मूर्त से अमूर्त ही होगा। अब आगे देखते हैं। विद्यालय में 30 क्वेश्चन है। विद्यालय में विद्यार्थी को अर्थपूर्ण अधिगम से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और ब्लैंक से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो क्या है? एक, बहिष्कार प्रथाओं, ऊपर से लगा के देखना है हमें, और जो पहला ब्लैंक है उसमें, और यानी कि विद्यालय में विद्यार्थी का अर्थपूर्ण अधिगम, इसको लगा के देखते हैं। बहिष्करण प्रथाओं से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है।
ऑप्शन 2 भी देख लेते हैं, बहिष्कार प्रथाओं, परीक्षा उन्मुख शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन 3 समावेशी प्रथाओं और परीक्षा उन्मुख। ऑप्शन 4 समावेशी प्रथाओं, शिक्षार्थी केंद्रित। तो इसमें जो आएगा, दो दो ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, एक बहिष्कार का 2 ऑप्शन दिए हैं और 2 ही ऑप्शन दिए समावेशी प्रथाओं के। तो हमें इसमें देखना है जो इसमें बैठ रहा है कि अर्थपूर्ण अधिगम में, वो है बहिष्करण प्रथाओं द्वारा। तो उसके साथ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो कौन सा सटीक है, तो वो सीधी सी बात है शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, जहाँ पर ना कि परीक्षा उन्मुख, परीक्षा उन्मुख का तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो इसलिए इसका आंसर हुआ 30 का बहिष्करण प्रथाओं इसमें आ जाएगा और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र इसमें आ जाएगा, ये इसका उत्तर है। तो आज का हमारा CDP कंप्लीट हुआ। आगे नेक्स्ट क्लास हम जिसकी लेंगे आपको बता देंगे। कल फिर से इसी टाइम पर क्लास ली जाएगी, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।